नमस्कार दोस्तों, हम अपने 68th बीपीएससी मेंस करंट अफेयर सीरीज के दूसरे वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। पहली चीज़ ये कि इसका पहला जो वीडियो आपको दिया गया था वो खालिस्तान आंदोलन के वर्तमान में उभरने से संबंधित अमृतपाल सिंह से संबंधित था। उस पर एक प्रश्न आप लोग नोट कर लें ताकि आपको जो मैटर दिया गया है उसको आप मेंस के एग्ज़ाम के हिसाब से मैनेज कर पाएँ, उसको उस ढंग से आप कर पाएँ। प्रश्न आप लिखें, खालिस्तान आंदोलन का संक्षिप्त परिचय दें। खालिस्तान आंदोलन का संक्षिप्त परिचय दें। हाल में अमृतपाल सिंह के उभरने के पीछे के कारणों को स्पष्ट करें। खालिस्तानी विचारधारा को उभरने से रोकने हेतु क्या उपाय किए जाने अपेक्षित हैं, विवरण दें। इस प्रश्न के हिसाब से जो मैटर आपको कंटेंट आपको दिया गया था उसको आप लिख के अपने पास तैयार करें, ये आपसे अपेक्षा की जाती है। दूसरी चीज़ ये कि आपको बताया गया था कि हम अपनी तरफ से अपने कोचिंग डेस्टिनेशन आईएएस की तरफ से एक मेंस से संबंधित पत्रिका का प्रकाशन कर रहे हैं और बेहद खूबसूरती से आप लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया है। ये अंक आपका है, ये नवंबर 2022 का अंक है और इसके बाद से दूसरा अंक जो फरवरी 2023 में हमने प्रकाशित किया है। इन दोनों अंकों को आप आधार बनाएं। इन दोनों अंकों में हमने जुलाई से लेकर के 1 जुलाई से लेकर के और 31 जनवरी तक की जितनी भी घटनाएं हैं जो मेंस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं उन्हें प्रश्न के रूप में आंसर दे करके और आपके सामने क्लियर किया गया है। उसके बाद हमारी पत्रिका अभी कुछ दिनों तक नहीं आ रही है, इसलिए हमने ये कंपनसेटरी प्रोग्राम आपके लिए दिया है कि 31 जनवरी से लेके और अप्रैल तक जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं और जिनका संबंध बन सकता है मेंस की परीक्षा से, उनको चुन करके कुछ प्रमुख घटनाओं पर आपको सामग्री इस वीडियो के जरिए दी जाए। उस प्रयास में हमारा ये दूसरा वीडियो मेंस सीरीज का आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। दूसरा जो वीडियो है वो हमने लिया है ऑपरेशन दोस्त। टॉपिक हमारा है ऑपरेशन दोस्त, जो तुर्की और सीरिया में भूकंप के समय भारत सरकार ने चलाया था। इस पर मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं कि इस तुर्की के भूकंप पर एक अलग से वीडियो भी आपको इसी खंड में आगे मिलेगा, जिसमें हम इसके भौगोलिक, पर्यावरणीय और अन्य पक्षों की चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम इस घटना और इस घटना से संबंधित भारत का जो डिप्लोमेटिक एरिना बनता है उस डिप्लोमेटिक एरिना को हम चर्चा में लेंगे और आपदा प्रबंधन के संबंध में हमारी क्षमताओं में जो लगातार सुधार आ रहे हैं उन पर हम अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। जो ये हमारा डिस्कशन होगा वो कुल मिला के 6 बिंदुओं पर होगा। पहले हम घटनाक्रम का विवरण लेंगे, फिर उस घटनाक्रम पर वैश्विक सरकारों ने क्या रिस्पॉन्स दिया, फिर भारत का रिस्पॉन्स कैसा था, इन दोनों का हम लेखा जोखा लेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि जो वैश्विक आपदाएं आ रही हैं उनके प्रति भारत की जो पहली अनुक्रियाएं रही हैं, पहले के रिस्पॉन्सेज रहे हैं, वो कैसे रहे हैं और उनमें कितना सुधार हुआ है। फिर भारत में जो उसके डिजास्टर मैनेजमेंट की क्षमता में अभी सुधार दिख रहा है, उस सुधार के पीछे के कारण क्या हैं, और अभी जो हमने किया ऑपरेशन दोस्त के तहत जो किया या इस तरह का कोई भी ऑपरेशन हम किसी भी दूसरे देश में कर रहे हैं तो उसका भारत के इम्पैक्ट पर, भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशन पर, भारत के फॉरेन अफेयर पर क्या इम्पैक्ट आएगा, हमें उसका क्या लाभ होगा, क्या फ़ायदा होगा, इन 6 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और इन 6 बिंदुओं से आशा है कि अगर प्रश्न बनता है तो लगभग इन्हीं बिंदुओं से होगा, ऐसी मेरी आशा है। पहले हम शुरू करते हैं। पहला बिंदु जो हमारा है, किसी भी करंट अफेयर से संबंधित चीज़ को आप जब लिखने देने जा रहे हैं तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखें कि पहले करंट घटना का फैक्चुअल विवरण पहले पैराग्राफ में दें। वही चीज़ आपको दी जा रही है, जो घटनाक्रम है आपके आंखों से होके गुजरा है,
डेट 6 फरवरी 2023 को, सुबह का वक्त था 4 बजे का। जो भूकंप सीरिया में आया वो कहारामन मारस नामक उसका जो एस्टेट है, उस एस्टेट का एक शहर है जिसका नाम है गांजियाटोप। यह गांजियाटोप ही इस भूकंप का केंद्र था। उसके बगल का एक शहर और था हताय, जो शहर नहीं प्रांत है दरअसल, हताय प्रांत। ये 2 प्रांत सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए उससे। साथ में कुल जो प्रभाव था तुर्की में वो 11 प्रांतों में इसका था। भूकंप जो आया वो चूंकि तुर्की और सीरिया की सीमा पर, ये गांजियाटोप जो जगह है वो सीरिया से मात्र 90 किलोमीटर की दूरी पर है, आया, तो इसका इम्पैक्ट इक्वली सीरिया पर भी गया और सीरिया में भी जान माल का नुकसान हुआ। तीव्रता जो भूकंप की थी ये अपने आप में सर्वाधिक होती है, 7.9 तक नोट किया गया है, उससे आगे भूकंप नहीं आते। तो ये 7.7 पहला झटका था, 7.6 दूसरा झटका था। 2 झटके लगातार आए और दोनों बेहद विनाशकारी थे। और जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, जब भूकंप आते हैं, तो जब तक धरती में पैदा हुई एनर्जी पूरी तरह से रिलीज नहीं हो जाती, आफ्टर शॉक्स आते रहते हैं और उन आफ्टर शॉक्स का परिणाम ज़्यादा विनाशकारी होता है, क्योंकि जो इमारतें हिली होती हैं उस शॉक्स में गिर जाती हैं। इस तरह से वो आरंभिक 2 झटके जो कि बेहद हिलाने वाले थे, उसके बाद से लगभग 800 आफ्टर शॉक्स लगातार आते रहे और 800 आफ्टर शॉक्स से जो स्थितियां बिगड़ी वह इतनी थी कि तुर्की में ऐसा अनुमान है कि 60,000 नागरिक मर गए, जो एक बहुत बड़ी क्षति है। 50,000 मकान क्षतिग्रस्त हुए। और ये जो डेटा है 50,000 मकान और 60,000 नागरिक, ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। यानी कि लगभग आप जो आंकड़ा दे रहे हैं वह प्रति मकान 1.5 आदमी का आंकड़ा है या 1.25 आदमी का आंकड़ा है। एक मकान में 4-5 लोग तो रहते होंगे, कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स गिरी हैं। तो ये जो 60,000 है मौत, ये इससे ज़्यादा हो सकती है। चूँकि मकान 50,000 क्षतिग्रस्त हुए हैं, साथ में जो अल्टीमेट इमीडिएट अनुमान जो आया, इन्फ्रेंस आया, वो ये था कि 80 अरब डॉलर का नुकसान सिर्फ तुर्की में हुआ। उसके बाद से सीरिया में भी भूकंप आया, मतलब साथ ही में आया। समान तीव्रता का भूकंप था और समान तीव्रता के भूकंप में 6,000 मौतें रिपोर्ट की गई। सीरिया के साथ एक दिक्कत यह है कि सीरिया के कुछ हिस्से पे राष्ट्रपति असद का कब्जा है और कुछ हिस्से पे तमाम विद्रोही गुटों का कब्जा है। और भूकंप ये देख के नहीं आया, वो दोनों क्षेत्रों में आया। जहाँ पर राष्ट्रपति असद का कब्जा है वहाँ तक कोई भी रेस्क्यू पहुँचाने में दिक्कत नहीं थी। विद्रोही गुटों के बीच में रेस्क्यू पहुंचाना, विद्रोही गुटों के एरिया में कितना नुकसान हुआ, उस नुकसान का कायदे से आकलन आया नहीं है। यानी जो 6,000 मौतों की बात की जा रही है वो इससे ज़्यादा हो सकती हैं। वास्तव में ये 6,000 मौतें राष्ट्रपति असद के एरिया वाली हैं। अब हम बात करते हैं कि तुर्की में जो भूकंप आया, उस भूकंप के आने के पश्चात वैश्विक स्तर पे और भारत के स्तर पर जो सहायताएं पहुंचाई गईं, उनका स्तर क्या रहा। तो आपके सामने स्पष्ट है कि ये भूकंप, ऐसा बताया गया कि तुर्की में 100 साल में सबसे बड़ा भूकंप, और नो डाउट बेहद विनाशकारी भूकंप था। तुर्की ने बिना किसी झिझक के सहायता के लिए अपील जारी की। एक ईमेल भारत के पास भी पहुंचा, बाकी देशों के पास भी पहुंचा होगा। बताया ये जाता है कि 70 देश और उन 70 देशों से राहत सामग्री, बचाव दल, बचाव कर्मी, लगभग 8,000 की संख्या में राहत कर्मी और बचाव कर्मी वहाँ पे पहुँचे थे। इसमें जो सबसे बड़े दल थे, जिसने सबसे एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, उसमें 1 नंबर पे अजरबैजान था, दूसरे नंबर पे इज़राइल था,
तीसरे नंबर पे फ्रांस था और चौथे नंबर पर भारत था। भारत की जो रिस्पॉन्स रहा उसकी विशिष्टता यह थी कि जैसे ही ईमेल प्राप्त हुए हमने बैठक करी, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई, प्लान हुआ और प्लान करके खबर मिलने के 6 घंटे के भीतर हमारा पहला जहाज़ राहत सामग्री और बचाव कर्मियों को लेकर के उड़ चला था और तुर्की की ज़मीन पर कदम रखने वाला ये भारत पहला देश बना जिसने अपने राहत सामग्री और अपने बचाव कर्मी को वहाँ पर भेजा। उसके बाद से लगातार 7 जहाज़ हमने भेजे जिसमें कि तमाम राहत सामग्रियाँ भेजी गईं। इवन तुर्की दूतावास ने जब अपील करी तो तुर्की दूतावास को दिल्ली के लोगों ने सामान से भर दिया। विशिष्टता ये रही हमारे दल की कि हमारे दल में जो हमारा चिकित्सा कर्मियों का दल था 170 लोगों का, ये किसी भी देश द्वारा भेजा गया सबसे बड़ा दल था। और इस दल ने वहाँ पहुँचने के साथ ही शाम तक एक फील्ड हॉस्पिटल चालू कर दिया। शाम तक वहाँ ये फील्ड हॉस्पिटल अपने ऑपरेशन में आ चुका था। उसके साथ 201 बचाव कर्मी रेस्क्यू के लिए अलग से गए थे और उनके साथ डॉग स्क्वाड था, उनके साथ राहत की सामग्री थी और बचाव की जो सामग्री थी, जो कटर होता है, बोरर होता है, वो सारी चीज़ें वो लेकर के गए थे। साथ में डॉग स्क्वाड, स्पेशली इस काम के लिए प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड को भेजा गया था। इसके पैरेलल हमने सीरिया में भी 3 जहाज़ भेजे। सीरिया में थोड़ी दिक्कत थी क्योंकि जो विद्रोह वाले क्षेत्र थे, विद्रोही गुटों के नियंत्रण वाले क्षेत्र थे, वहाँ जो सामग्री जा रही थी वो यूएन के कोऑर्डिनेशन के जरिए भेजी जा रही थी, तो भेजे जाने में दिक्कत थी। साथ में वहाँ जाने पर तय नहीं था कि वो उन लोगों तक पहुँचेगी, बीच में लूट लिए जाने का खतरा भी था। लेकिन जो राष्ट्रपति असद का नियंत्रण वाला क्षेत्र है वहाँ पर 3 जहाज़ से राहत सामग्री हमने भेजी। तो ये जो त्वरित प्रतिक्रिया हमारी आई, ये हमारे लिए गर्व की बात है और अन्य देशों के लिए आश्चर्य की बात है। पाकिस्तान में तो इस पर लगातार चर्चा होती रही कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि सुबह में भूकंप आया और शाम तक भारत का दल वहाँ लैंड कर चुका है, शाम तक वहाँ पे फील्ड ऑपरेशन सेटअप किया जा चुका है और कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। ये जो तीव्रता, हमारा जो ये मेन टॉपिक है वो ये है, यही है विशेष करके कि इस किस्म के किसी भी डाइजेस्टर को मैनेज करने की भारत की क्षमताओं में जो वृद्धि हुई है और तत्काल एज अर्ली एज पॉसिबल रिस्पॉन्ड करने की जो क्षमता बनी है, उस क्षमता के पीछे क्या कारण है और उस क्षमता का क्या प्रभाव हमारा पड़ने जा रहा है, इसी पर हम आगे आपको लेकर के चल रहे हैं। अब हम इस बात पे डिस्कशन करेंगे। ये फैक्चुअल डिटेल्स थे जो कि आपको जानने चाहिए और अगर ये प्रश्न आता है तो उनमें चीज़ें आपको ये डालनी पड़ेंगी। अब ये कि ये जो हमारे डाइजेस्टर मैनेजमेंट सिस्टम में सुधार आया है, ये आज की बात नहीं है, इस पर बरसों प्रयास किया गया है और बरसों प्रयास का परिणाम है कि आज हम बेहतर कंडीशन में हैं। स्थिति आप देखेंगे कि इससे पहले भी हम ऐसा काम करते रहे, ऐसा नहीं कि ये पहली बार है। ये बात ज़रूर है कि इस बार जो त्वरित प्रतिक्रिया आई हमारी वो काबिले तारीफ थी। हालांकि हमने इससे पहले भी उस तरह की चीज़ें करी हैं। 2004 में हिंद महासागर में सुनामी आई थी। हालांकि आज की तुलना में 2004 में सुनामी के प्रति हमारी प्रतिक्रिया थोड़ी सी धीमी थी और ख़ास बात ये थी कि इस ज़माने में 2004 में जब ये सुनामी आई थी तो उसका पीड़ित भारत स्वयं भी था। तो भारत को अपना भी संभालना था, लेकिन अपना संभालने के साथ साथ भारत ने श्रीलंका में ऑपरेशन रेनबो चलाया, मालदीव के लिए ऑपरेशन कास्टर चलाया और इंडोनेशिया के लिए ऑपरेशन गंभीर चलाया। यानी हम अपने संकट में फंसे थे तब भी हमने अन्य लोगों के साथ काम किया और उनको सहायता भेजी। ठीक यही चीज़ 2015 में हुई थी। नेपाल में जब भूकंप आया तो उस वक्त वो भूकंप सिर्फ नेपाल में नहीं आया था, वो भारत में भी आया था। भारत खुद भी भूकंप से पीड़ित था, बावजूद उसके ऑपरेशन मैत्री चला करके और वहाँ पर राहत और बचाव कार्य ही भारत ने नहीं किया, बल्कि 40,000 अपने नागरिकों को नेपाल से निकालने का काम किया।
और नेपाल में सिर्फ राहत नहीं, रेस्क्यू ही नहीं, रिहैबिलिटेशन का काम भी भारत सरकार ने अपने हाथ में लिया और उस पर काम चल रहा है। उसके अलावा कुछ जो मैन मेड डिजास्टर्स हैं, जैसे 2011 में लीबिया में गृह युद्ध होता है, 2015 में यमन में, 2022 में भी रूस यूक्रेन में, ये जो मैन मेड डिजास्टर्स हैं, इस डिजास्टर में भी भारत ने अपनी जो प्रतिक्रिया दिखाई बेहद त्वरित, बेहद संतुलित और बेहद सटीक थी। 2011 में लीबिया में गृह युद्ध छिड़ा, ऑपरेशन सेफ होम कमिंग, इसके जरिए 15,000 भारतीयों को लीबिया से वापस लाया गया। 2015 में यमन में गृह युद्ध छिड़ा, ऑपरेशन राहत के जरिए न सिर्फ हमने अपने 4640 भारतीयों को यमन से भारत ले आने में हमने सफलता प्राप्त की, साथ में 960 विदेशी नागरिकों को भी हमने वहाँ से निकाला और निकाल करके उनके देशों तक पहुँचाया। ठीक यही चीज़ रूस यूक्रेन युद्ध के समय थी। रूस यूक्रेन युद्ध के समय जब ये युद्ध छिड़ा और जब वहाँ अफरा तफरी का माहौल था, तो आपने देखा कि पाकिस्तान के छात्र भी भारत के झंडे लगा करके और सेफ एग्जिट पा रहे थे। उस दौरान ऑपरेशन गंगा के जरिए 25,000 भारतीयों को, उसके अलावा जिन देशों ने भी रिक्वेस्ट भेजी, मालदीव ने, श्रीलंका ने, इस तरह के जितने भी हमारे पड़ोसी थे जिन्होंने भारत को रिक्वेस्ट किया कि हमारे भी नागरिक को निकाल लो, 147 भारतीय अतिरिक्त विदेशी नागरिकों को भी ऑपरेशन गंगा के तहत वापस लाया गया। इस तरह से लगातार हमारी युद्ध की क्षमता में हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट की क्षमता में सुधार आ रहा है और यही विवेचना का विषय है कि ये सुधार कैसे, किन कारणों से हमारे पास आया है। अब हम विचार करेंगे कि क्या कारण है कि भारत में त्वरित प्रतिक्रिया देने की क्षमताएं समय के साथ बढ़ती चली गई हैं। उसमें अगर हम वैश्विक स्तर पे बात करें तो ऑलरेडी सेंडाई फ्रेमवर्क के हिस्सा हैं हम लोग, लेकिन उस बिंदु पे अभी मैं चर्चा नहीं करना चाहता। इंटरनल लेवल पर जो चीज़ें चेंज हुई हैं, जो बदली हैं, उसके लिए हम बात करेंगे कि हाल फिलहाल में क्या सुधार देखे गए हैं प्रशासन के स्तर पर जिससे ये क्षमताएँ बढ़ी हैं। पहली चीज़ की शुरुआत में जो हमारे यहाँ रेस्क्यू मैनेजमेंट का सिस्टम हुआ करता था, उसमें बड़ी विपदाओं में सैन्य बल वही हमें नज़र आता था, वही था भी। अलग से कोई कैडर नहीं था, अलग से कोई उस तरह की व्यवस्था भी नहीं थी और इस काम को तात्कालिक काम ही मान के चला जाता था कि बाढ़ आई, भूकंप आया, तो जब आया तब नागरिकों तक सहायता पहुंचानी थी। अब सैन्य बलों को उनको उस ढंग से मैनेज किया गया है, उनके उस काम से, उस भूमिका से उन्हें अलग नहीं किया गया है, बल्कि उनकी भूमिका को और मजबूत किया गया है। और आज की तारीख में सैन्य बलों को, हालांकि वो देश की सुरक्षा के लिए लगाए गए लोग हैं, लेकिन उनको साथ साथ आंतरिक भागों में इस तरह की किसी भी आपदा से निपटने के लिए भी दक्ष किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है। और अभी आपने तुर्की में ये देखा कि वहाँ कौन गया था। वहाँ पर हमारी एनडीआरएफ की टीम गई थी और हमारी मिलिट्री की टीम गई थी, यानी विशेष ढंग से प्रशिक्षित किए गए मिलिट्री का हॉस्पिटल, जो फील्ड हॉस्पिटल था वो मिलिट्री का था, बचाव कर्मी जो थे एनडीआरएफ के थे। तो अब उन चीज़ों को, हमारे सैन्य बलों को और ज़्यादा सशक्त बनाया गया है और ज़्यादा बेहतर बनाया गया है ताकि वो आपदाओं से निपट सके। उनके यंत्र, उपकरण, उनसे संबंधित पूरी तैयारियाँ और नए तालमेल के साथ, उसमें भी सेना के तीनों अंगों का तालमेल सुनिश्चित किया जाता है और वह आपदाओं के विशेष संदर्भ में यह सुनिश्चित किया गया है और इसमें सफलता भी मिली है। दूसरी चीज़ कि आपदा आए और तब आप काम करें तो आप आपदा से निपट ही नहीं सकते, आधुनिक सिद्धांत ये कहते हैं। तो आपदा से निपटने के लिए पहले से रिसर्च वर्क होता है और पहले से तैयारी होती है। और इस काम पर चूँकि लगातार क्लाइमेट चेंज के कारण आपदाओं की इंटेंसिटी में और फ्रिक्वेंसी में, दोनों में वृद्धि हो रही है, तो आगे आने वाले दिनों में ये हमारे लिए एक पूर्णकालिक काम बनने वाला है। तो अगर उसकी हम पहले से तैयारी नहीं करते हैं तो हम अपने आप को दक्ष नहीं बना सकते, क्योंकि आपदाएं हमें नॉक करके नहीं आती हैं, और नॉक करके आती भी हैं तो भी हमारी पहले से तैयारी ज़रूरी होती है। और इस स्तर पे
काफ़ी बेहतरीन काम भारत में किया गया है। आपदा आने से पहले आपदा की पूरी तैयारी, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं कि बाढ़ आना और भूकंप आना 2 आपदाएं हैं। बाढ़ आने पर हमें कौन सी दवा रखनी होगी और भूकंप आने पर कौन सी दवा, बाढ़ आने पे कौन सा डॉक्टर रखना होगा और भूकंप आने पे कौन सा डॉक्टर रखना होगा, ये बाढ़ और भूकंप आने पर तय नहीं होगा। ये उससे पहले तय किया जाएगा कि यदि बाढ़ आती है तो सर्पदंश की घटनाएं ज़्यादा होंगी, हमें उसका इंजेक्शन चाहिए, हमें उसके डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए। अगर भूकंप आता है तो हमें ऑर्थोपेडिक सर्जन चाहिए, हड्डियाँ टूटेंगी तो वहाँ पे हमें ऑर्थोपेडिक सर्जन चाहिए। तो ये चीज़ें पहले से जब तय करते हैं हम और उसके पहले से सेटअप बना के रखते हैं, तो किसी भी आपदा के प्रति जो हमारी जो अनुक्रिया होती है वो अनुक्रिया तीव्र हो जाती है, तेज हो जाती है। ये चीज़ भारत में लगातार बेहतर होती गई है। अगली चीज़, नागरिक सैन्य समन्वय का सिद्धांत। आपदाओं से निपटने के क्रम में आपदा किसी पर भी आए, देश पर आपदा है और उस वक्त हम किसी भी एक डिपार्टमेंट को नहीं कह सकते कि इसके कारण हुआ या इसके कारण नहीं हुआ। देश के सभी डिपार्टमेंट, सभी मिनिस्ट्रीज, सभी खंडों को मिलकर काम करना होता है। अब जो हमारे यहाँ सिद्धांत लागू है वह है नागरिक सैन्य समन्वय का सिद्धांत। इसमें सेना भी होती है, अलग से नेशनल डिजास्टर रिलीफ आपका रिस्पॉन्स फंड फोर्स होता है, एनडीआरएफ। राज्य सरकारों को उसके पैरेलल कहा गया है कि आप एसडीआरएफ बनाइए अपने स्तर पे। फिर स्थानीय पुलिस, जो कि जब भी ये आपदाएं आती हैं तो स्थानीय लोगों की जो भी आएगी, बाहर से जो टीम आएगी वो लोकेलिटी से परिचित नहीं होती, लोकेलिटी तक सर्विस डिलीवरी के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है और स्थानीय प्रशासन की ज़रूरत पड़ती है। तो लोकेलिटी तक सर्विस डिलीवरी हो सके और जब ये इस किस्म की आपदाएं आती हैं तो अराजक तत्व भी सक्रिय हो जाते हैं, जैसा भी आपने तुर्की में देखा था। तो इन सब से निपटने के लिए यानी एक साथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पुलिस, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम और हमारी सेना, ये सब मिलकर काम करने के लिए प्रशिक्षित किए गए हैं। इसलिए जब आदेश मिलता है तो आदेश के क्रियान्वयन में समय नहीं लगता। वह समय लगातार, जो रिस्पॉन्स टाइम है हमारा आपदाओं के प्रति, वो लगातार कम होता गया है। उसके पीछे इनका आपस का कोऑर्डिनेशन है जो बहुत बेहतर हुआ है समय के साथ साथ। अगली चीज़ कि आपदा राहत। अभी मैंने कहा कि पहले जो हमारी सरकारों का रवैया होता था वो ये होता था कि बाढ़ आए तो सोचेंगे और तब कुछ राहत सामग्री गिरा देंगे, कुछ टपका देंगे और हमारा दायित्व तो पूरा हो जाएगा। लेकिन अब की जो सरकारें हैं उन्होंने इसको एक प्रशासन का पूर्णकालिक काम माना है। ये एक फुल टाइम अकाउंटेबिलिटी के रूप में लिया जा रहा है और इसलिए प्रशासन को इस पर लगातार सालों भर काम करना होता है। जब आप साल भर काम करेंगे तब 2-4 दिन की जो आपदा आएगी उससे निपट पाएंगे, 2-4 दिन में नहीं निपट पाएंगे। तो अब प्रशासन के स्तर पर यह मैसेज है और प्रशासन के स्तर पर यह तैयारी भारत में हो रही है कि ये अब एक पूर्णकालिक काम है, इसका अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, अलग मंत्रालय, अलग डिपार्टमेंट, अलग सेक्शन, कुछ भी बनाओ जिसको साल भर यही करना हो। और अब वो बनाओ की बात नहीं है, बन गए हैं, अब चल रहे हैं और प्रशासन का एक सेक्शन लगातार इस पर काम करता रहता है। परिणाम ये होता है कि जब कभी ऐसी आपदा आती है तो हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है, रिएक्शन टाइम है, वो शॉर्ट हो जाता है, हम जल्दी से जल्दी प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंच जाते हैं। इसी क्रम में हर राज्य ने अपना एक एसडीआरएफ बनाया, लेकिन एसडीआरएफ जो है वो जब आपदा आ गई उसके बाद रेस्क्यू के लिए होता है। उससे पहले की तैयारी के लिए और आपदा के बाद रिहैबिलिटेशन के लिए उस वक्त एसडीआरएफ एनडीआरएफ नहीं काम करता, उस वक्त प्रशासन को काम करना होता है कि जब आपदा बीत गई, लोगों के पुनर्वास के लिए काम करना है तो वहाँ पर आपको प्रशासन को काम करना है। तो कई राज्यों ने इस बात को समझा है, जिसमें एक बिहार भी है, और उसने आपदा राहत के लिए शासन का एक अलग कैडर बनाया है। आपने देखा होगा कि आपके बीपीएससी के जरिए भी डिजास्टर मैनेजमेंट का अलग से कैडर पिछले साल बनाया गया
और इस साल उसमें पोस्ट में शामिल है, आपका ये पोस्ट शामिल है। तो एक अलग कैडर का गठन किया गया जिसका काम सालों भर यही करना है। सालों भर आपदा आने से पहले की तैयारी और आपदा आने के बाद रिहैबिलिटेशन का काम, इन दोनों कामों पर लगातार कोशिश की जा रही है कि ये बेहतर हो। जब ये बेहतर होगा, दरअसल डाइजेस्टर मैनेजमेंट के 3 खंड होते हैं, आपदा से पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के बाद। और जब तीनों को ठीक किया जाता है, तीनों को बेहतर किया जाता है, तब जाकर के हम रिस्पॉन्ड अच्छा कर पाते हैं। अब भारत के इस क्षमता में सुधार का और क्षमता के प्रदर्शन का अवसर आपने तुर्की में देखा, और हमने ही नहीं देखा, पूरे विश्व ने देखा। तो ये जो कवायद की गई, इस कवायद का इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में क्या इम्पोर्टेंस होने जा रहा है, इस चीज़ से भारत को क्या फ़ायदा मिलने जा रहा है, इसकी चर्चा ज़रूरी है। पहली चीज़ ये कि हमने जो किया वह प्रतीकात्मक नहीं था। जैसे पाकिस्तान ने भी भेजा, कई लोगों के बाद भेजा, कुछ दल भेज दिया कि भाई कोई ये ना कहे कि हमने ना भेजा। हमने प्रतीकात्मक सहायता नहीं की, हमने रियल सहायता करी, बड़ी सहायता दी और काफ़ी देर तक दी। और हमने विश्व के सामने ये प्रदर्शित किया कि भारत अब उन जिम्मेवारियों को लेने के लिए तैयार है जिसको लेने का दावा महाशक्तियाँ करती हैं। हम महाशक्ति बनने की राह पर हैं, तो हमारा दिल और हमारा कर्तव्य दोनों बड़ा दिखना होगा। और वो बड़ा दिखाने का एक ये बड़ा अवसर था, और उसमें हमने बड़े अच्छे तरीके से दिखाया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमने विश्व के सामने अपनी इस क्षमता का प्रदर्शन किया कि अब अमेरिका की तरफ ही मुंह नहीं आपको फेरना। अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही है, आपदा हो रही है, तो भारत भी है और आपको उतनी ही सहायता दे सकता है। पहली चीज़ कि हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन को, वर्ल्ड डिप्लोमेसी को एक मैसेज दिया कि भारत अब उन सभी जिम्मेवारियों को अपने सर पर लेने के लिए तैयार है जो महाशक्तियाँ लेती रही हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, आपदा में सहायता करना, आपका नृत्य, संगीत, फिल्में, कल्चर, ये सब कुछ, ये जो आपदा में सहायता है वह भी हमारे वसुधैव कुटुंबकम का एक पार्ट है, हमारा कल्चर का एक पार्ट है। और जब हम ऐसा करते हैं, जब हम नेपाल में ऐसा करते हैं, जब हम मालदीव में ऐसा करते हैं, जब हम इंडोनेशिया में ऐसा करते हैं, जब हम तुर्की में ऐसा करते हैं, जब हम सीरिया में ऐसा करते हैं, तो ये हमारा सॉफ्ट पावर है। और ये जितना बढ़ता है, उस देश को जहाँ पर भी हमने ऐसा किया है ऑब्लाइज होना होता है। कम से कम इतना तो होगा। यह चीज़ जो होती है, जो कि आपके देश के सॉफ्ट पावर को बढ़ाती है, वो आगे के कठिन रास्तों पर जब समझौते हो रहे होते हैं, कठिन शर्तें रखी जा रही होती हैं कहीं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, वहाँ ये चीज़ दीवार बन के खड़ी होती है, ये एक हिचक बन के खड़ी होती है। ये तुर्की के सामने भी होगी। इसीलिए ये कहा गया कि तुर्की जैसे देश, जो कि आम तौर पर हमारे दुश्मन ही रहे हैं, डायरेक्ट तो कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा कोई बॉर्डर नहीं मिलता और हमारे वैसे भी कोई नेशनल इंटरेस्ट क्लैश नहीं करते तुर्की से डायरेक्ट, लेकिन चूंकि वो हमारे एक दुश्मन के साथ खड़ा है और काफ़ी अच्छे तरीके से खड़ा है, तो भाई दुश्मन का मित्र जो है वो दुश्मन ही माना जाएगा। यानी कि एक बहुत अच्छा रिलेशन तुर्की और इंडिया का है नहीं। हालांकि हमारे पास रिलेशंस हैं, हमारा ट्रेड वगैरह भी होता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रिलेशन, बहुत वार्म रिलेशन नहीं है। अब इस घटना के बाद भाई आप हमसे दुश्मनी करिए, हम तो आपसे दोस्ती करेंगे। हमने ये मैसेज दिया उनको, और तुर्की के राजदूत ने यह चीज़ बाकायदा नोट करी और अपने ट्वीट के जरिए कहा भी कि फ्रेंड इज नीड इज फ्रेंड इंडीड।
हमने इसके जरिए तुर्की को एक मैसेज दिया कि आप दुश्मनी निभाते रहो, हमें दोस्ती करने का मौका जब आएगा तो हम दोस्ती दिखाएंगे, और वो हमने दोस्ती दिखाई। अब इसका असर तो तुर्की की डिप्लोमेसी पर पड़ेगा ही पड़ेगा। हालांकि उसके बाद यूएन की बैठक में तुर्की ने फिर से कश्मीर का नाम लिया, लेकिन इस बार वह तलखी नहीं थी, वह तेजी नहीं थी, चूंकि वो पहले से भी करता रहा है कश्मीर कश्मीर। तो ऐसा नहीं हो सकता कि विदेश नीति में अचानक इतना बड़ा परिवर्तन आ जाए, लेकिन उसके कहने का अंदाज नरम था। आगे हमारी व्यवस्थाएं ऐसे आगे बढ़ती हैं तो ऐसी आपदाएं दुश्मनों को दोस्त बनाने का मौका देती हैं, और वो मौका हमने छोड़ा नहीं है। हमने प्रमाणित किया है कि अगर ऐसी स्थिति कोई होती है तो हम ये नहीं देखेंगे कि कौन सा हमारा दुश्मन है, कौन सा दोस्त है। इंसानियत के आधार पर, मानवता के आधार पर, विश्व बंधुत्व की भावना के आधार पर हम सहायता पहुंचाएंगे। एक मैसेज हमने दिया है, तो ये मैसेज, ये मानवता का मैसेज है, और ये मैसेज बहुत जल्दी, बहुत इजीली डिलीवर होता है। और वो उस वक्त के दौरान आपने देखा होगा कि टर्की के लोगों की जो प्रतिक्रिया थी, वह प्रतिक्रिया वही मैसेज डिलीवरेंस था। जो हमने मैसेज दिया वो इजीली डिलीवर हुआ था। हो सकता है तुर्की का शासक वर्ग कुछ कठोर हो, लेकिन जनमानस, उसका जो रिएक्शन आया वो अंततः शासक वर्ग को अपनी प्रतिक्रिया बदलने पे मजबूर करता है। ये होता है। अगली चीज़ कि हम पहुँचे कहाँ सहायता लेकर? टर्की तक या टर्की तक। यूरोप का पार्ट है। हम वहाँ पहुँचे जहाँ के लोग हम तक पहुँचते रहे हैं सहायता देने के लिए। हम वहाँ गए तो मध्य एशिया तक भारत का जो प्रभाव था, वह प्रभाव यहाँ से आगे बढ़ के यूरोप तक पहुँचा है, और यह प्रभाव काफ़ी प्रभावशाली था। यह टर्की में लोगों ने देखा है, पूरे विश्व ने देखा है कि हमारी जो सहायता सामग्रियाँ थीं या सहायता करने का तरीका था, राहत करने का तरीका था, वो प्रतीकात्मक नहीं था। हमने जो किया वो किया, और वहाँ के लोगों ने देखा। तो इससे भारत का जो प्रभाव अभी मध्य एशिया तक था, मध्य एशिया के देशों से हमारे अच्छे संबंध हैं, वह प्रभाव हम आगे लेके गए हैं यूरोप तक, और यह चीज़ सबने देखा है। तो आगे इसका असर तो होना लाजमी है कि होगा। अगली चीज़ कि ये सब कुछ करने का परिणाम क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय जनमत में देश की एक सकारात्मक छवि का निर्माण होगा। भाई आफ्टर ऑल हमने वहाँ सहायता भेजी है, जो लोग हमें कई मामलों में बार बार उकसाया करते थे, उंगली किया करते थे। हमने उन तक मानवता के साथ दिल से पूरी सहायता भेजी है, और एक नहीं 7-7 जहाज भर के भेजे हैं। यह चीज़ वैश्विक जनमत में जाएगी, विश्व देखेगा, और इस देखने का असर पड़ेगा। भारत के इस पॉजिटिव अप्रोच का असर पॉजिटिव ही होगा, ये तय है। तो कुल मिला के आपदा बड़ी थी। आपदा में भाई 80 देश पहुँचे, 8000 लोग पहुँचे, हम भी पहुँचे, सबने काम किया, हमने भी किया। हमने जो किया वो अलग ये था कि हमने वहाँ किया जो घोषित तौर पे हमारा मित्र तो नहीं है। वहाँ पर भी हमने इस काम को किया, और बेहद ही कुशलता के साथ किया। तो इस चीज़ का असर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पर, भारत टर्की रिलेशन पर, भारत पाकिस्तान रिलेशन पर अवश्य पड़ेगा, ऐसी आशा की जा सकती है। धन्यवाद।